तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं साइंस विज्ञान कक्षा 10 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो न्यू मॉडल पेपर 2023 आप लोगों के लिए आ चुका है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में जो स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। इसमें मैंने जितने भी प्रश्न बताया है ना, सभी प्रश्न को दिमाग में ठोक लेना है। कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छे से कमांड कर लेना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हूबहू यही प्रश्न आएगा, इसलिए इस प्रश्न को जल्दी से रट लेना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। जब समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश की किरण होती है ना, वो गमन करती है, कहाँ गमन करती है? ऑप्शन पहला है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो जवाब होगा ना, पहले क्वेश्चन का जो जवाब होगा वह होगा सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि इस 30 प्रश्न में से आपको पहले से कितने प्रश्न का जवाब सही सही आता था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है कांच में। यानी 2 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा कांच में। प्रकाश का जो वेग होता है वो कम होता है, न्यूनतम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को अपलोड होने के तुरंत बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग कवर करेंगे। आंसर आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, आंसर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है ना, वो होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि पीछे का जो क्षेत्र होता है वह सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तल दर्पण ही बना पाता है। इसलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी ड्राइवर के सामने उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। यानी कि दोस्तों, मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ताकि वो बड़े क्षेत्र को घेर ना पाए, सामने वाले क्षेत्र को अच्छे से कवर कर पाए। इसलिए मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना, वो आपका काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है रेटिना या दृष्टिपटल। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है ना, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है ना, यानी वर्णन जो है ना, वो किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है अपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर तारे टिमटिमाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से, बढ़ जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। जितने भी प्रश्न का मैं आपको जवाब बता रहा हूँ वो 100% सही है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप हमसे सवाल जवाब कमेंट के जरिए कर सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ना, नेत्र में किसी वस्तु का जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है कौन सा दोष होता है। जो नेत्र यानी आँख निकट में जो रहता है वस्तु उसको अगर स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उस नेत्र में दोष होता है। ऑप्शन ए है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है वर्णाधता। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। अगर निकट दृष्टि दोष का चर्चा हो जा रहा है कि निकट स्थित वस्तु, नज़दीक की वस्तु अगर नहीं देख पाता है तो उसमें दूर दृष्टि दोष होता है, अगर दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है, यानी उल्टा होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है संक्षारण, ऑप्शन बी है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी है पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी है विद्युत अपघटन। यानी कि लोहा को जिंक से लेपित करने की जो क्रिया होती है ना, उसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का श्वेत है यानी उजला है, पीला है, हरा है या फिर काला है। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना वह श्वेत होता है। सिल्वर माने क्या होता है, चांदी, तो चांदी तो सफ़ेद होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए किसका जवाब नहीं होगा, यानी किसको जवाब नहीं होगा इस क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन का सबको आना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है। यानी जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है ना, तो उसके बीच में जो गैस बनता है उस गैस का नाम क्या है। ऑप्शन ए है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है N2 नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है H2 यानी कि हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है SO2 यानी कि सल्फेट। यानी 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा हाइड्रोजन। यानी कि जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होता है ना तो गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है जल का उबलना, ऑप्शन बी है मोम का पिघलना, ऑप्शन सी है पेट्रोल का जलना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा एक दहन अभिक्रिया है तो वह है पेट्रोल का जलना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना
किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी को विघटित होकर टूट करके कंपोस्ट बन जाता है, सड़ गल करके कंपोस्ट यानी खाद बन जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है उष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन बी है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उभयगामी अभिक्रिया, ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है गोबर गैस, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है कोयला। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? तो वह है नाभिकीय ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है, ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है NH3, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है N2। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है वो है CO2, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है 17 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य और अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के जो स्रोत है, ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन 19 नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है लोहे का छड़, ऑप्शन बी है स्टील का छड़, ऑप्शन सी है कैडमियम का छड़, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम का छड़। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम का छड़। नाभिकीय विखंडन को जो नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है वो होता है कैडमियम का छड़। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है किसी नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा मुक्त होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो मुक्त होता है, ऑप्शन ए है 1 MeV, ऑप्शन बी है 10 eV, ऑप्शन सी है 200 यानी कि 200 MeV, ऑप्शन डी है 10 kEV। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा 200 MeV। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। MeV इस सब का मतलब क्या होता है? अगर आपको आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं आता है फिर भी कमेंट करना, मैं आपका इसका जवाब कमेंट में दे दूंगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? 200 MeV, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में? जड़ में, तना में, पत्ता में या फिर फूल में? यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है वह कितनी होती है? ऑप्शन ए है 100 mg, ऑप्शन बी है 20 mg, ऑप्शन सी है 30 mg, ऑप्शन डी है 40 mg। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 20 mg। कितना होगा? 20 mg, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg होती है। बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, यानी कि निकलती है? जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो उसमें जो ऊर्जा ताप के रूप में निकलता है वो कितना % होता है? 20%, 40%, 60% या फिर 80%? तो दोस्तों 23 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 20%, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन, ऑप्शन डी है परिवहन। 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
आंसर। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है परागन, ऑप्शन बी है निषेचन, ऑप्शन सी है विसरण, ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है हार्मोन स्त्रावित होता है। हार्मोन स्त्रावित होता है। ऑप्शन है अंतःस्त्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन बी है बहिस्त्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन सी है नलिका ग्रंथि से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अंतःस्त्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्त्रावित होता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ऑप्शन ए है चीनी की कमी से, ऑप्शन बी है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी है रक्त की कमी से, ऑप्शन डी है मोटापा से। 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेघा रोग पनपता है, हो जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए सारे प्रश्न का जवाब हो जाने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न में से आपको पहले से कितना का जवाब आता था। आप लोग चाहे तो आज से आप लोग शुरुआत कर लें और फटाफट कॉपी पे नोट कर ले पीडीएफ के साथ और उसे याद जरूर कर ले, अच्छे से कवर कर ले। 200% इस सारे प्रश्न का जवाब जो है ना आप लोग कमांड कर लेना है आप लोगों को। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्वाइटर अथवा घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है, यानी कि नमक की कमी से हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है थायरॉक्सिन का स्त्राव कहाँ होता है। ऑप्शन है थायराइड में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है वृक्क में, ऑप्शन डी है वृषण में। तो इस 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा थायराइड में। थायरॉक्सिन का स्त्राव कहाँ होता है तो थायराइड में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस जो थैली है नेफ्रॉन का, न्यूरॉन का, माइटोकॉन्ड्रिया का या फिर किसी का भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन का। मानव में डायलिसिस होता है नेफ्रॉन का, यानी नेफ्रॉन में डायलिसिस थैली होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है अपचयन, ऑप्शन डी है विस्थापन। ठीक है, एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आपके एक एक टॉपिक का वीडियो हमारे चैनल पर आ जाएगा। जिस टॉपिक में आप फंसते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, जिस टॉपिक में आप फंस जाते हैं उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखेगा उसी का वीडियो जो है ना हमारे चैनल पर ज़रूर आएगा और उसका साथ में नाम भी लिया जाएगा। तो 30 नंबर प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपचयन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पीडीएफ लेने के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों को उसका पीडीएफ वीडियो के तुरंत वीडियो अपलोड होने के बाद मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ को भेज देता हूं। उसका आंसर हमारे चैनल पर मिलेगा और केवल पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। फ्लो कर सकते हैं आप मुझे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सूरज कुमार दी बेस्ट। यहाँ से आपको क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हैं तो कम आदमी यहाँ रहता है, आपका जवाब बहुत जल्दी दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।